नमस्कार, मैं हूँ नेहा पांडे और प्रस्तुत कर रही हूँ मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी जिसका शीर्षक है महंगाई है कहाँ। कितनी भी जल्दी करो घर से निकलने में देर हो ही जाती है। फिर स्टेशन पर पहुंचे तो देखा संगम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। रिजर्वेशन चार्ट पर अपना नाम बोगी नंबर देखते देखते और बोगी ढूंढकर उस पर बैठते ही काफी समय हो गया। सामान बर्थ पर रखकर ये न जाने कहाँ चले गए और उधर ट्रेन की सीटी बजने लगी। मैं झुंझला उठी। बस में अभी आया कहकर ये तो चलते बने और मुझे इनसे अभी कई जरूरी बातें कहनी थी। लगता है शायद मैंने लॉकर नहीं बंद किया है और बड़ा ट्रंक भी खुला रह गया है। दही भी शायद बाहर ही रह गया है, मैं फ्रिज में न रख सकी। अब जब तक बच्चे उसे देखेंगे वह खराब हो चुकेगा। बहन की बेटी की शादी में जाने के लिए मैं हफ्तों से तैयारी करती रही हूँ। अपनी नहीं, गृहस्थी की, ताकि मेरे न रहने पर किसी को कोई परेशानी ना हो। सब बातें समझा समझा कर बच्चों को बताना चाहा, पर वे लोग ठीक से सुने तब ना। जब लौट कर आऊंगी तो कितना काम गड़बड़ मिलेगा। अब इसीलिए मैं कहीं जाने के नाम पर पहले से ही थकने लगती हूँ। पर औपचारिकताएं भी तो मुझे ही निभानी है। इनसे कहा था कि आप शादी में चले जाइए तो बोले नहीं भाई, मेरा उस दिन कोर्ट में बहुत जरूरी मुकदमा है। बच्चों से कहा कि कोई एक मेरे साथ चले चलो, तो दोनों ही बेटों ने साफ मना कर दिया। एक तो दोनों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे वे ये कहने लगे हम लोगों को वहां कोई जानता नहीं है, हम लोग बोर हो जाएंगे। अब निमंत्रण आया है तो किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा। ये सब लोग किसी काम के नहीं है, ना तो घर ही कायदे से संभाल पाते हैं और ना ही लोकाचार निभा पाते हैं। ट्रेन ने दूसरी सीटी दे दी है। मैं व्यग्रता से दरवाजे के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगती हूँ। तभी वह जल्दी जल्दी आते दिखाई पड़े। कहाँ चले गए थे, देखा नहीं ट्रेन चलने वाली है। इन्होंने अपने हाथ में पकड़ी दो तीन पत्रिकाएं और पेपर मुझे थमाए और बोले तुम्हारे रास्ते का प्रबंध करने गया था। मैंने उन्हें मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहा और जल्दी जल्दी गृहस्थी के बारे में सहेजा। ट्रेन धीरे धीरे गति पकड़ने लगी थी। मैंने कहा बच्चों पर मत छोड़ना, रात को गैस का सिलेंडर चेक कर लेना कि बंद है कि नहीं। वे बोले अच्छा बाबा, कर दूंगा, तुम अपना ख्याल रखना और पहुंचते ही फोन कर लेना। धीरे धीरे वे मेरे दृष्टिपथ से ओझल हो गए। मैं आकर अपनी बर्थ पर बैठ गई। आसपास देखा तो मुझे लेकर वहां 5 महिलाएं सहयात्रियां ही थी, जिनमें एक 18-19 वर्ष की युवती, एक अधेड़ अवस्था की महिला अपनी 4-5 वर्ष की बच्ची के साथ थी और एक लगभग 35 से 36 वर्ष की महिला थी। मेरी उम्र भी 40 से कुछ ऊपर की ही तो हो रही थी। मैंने एक नज़र अपनी महिला सहयात्रियों पर डाली, फिर एक पत्रिका उठाकर उसे पढ़ने के लिए पर्स से चश्मा निकालने लगी। पर यह क्या, चश्मा तो वहां नहीं था। लगता है ड्राइंग रूम की मेज पर छूट गया। मुझे याद आया कि जब मैं चलने लगी थी तभी दूध वाला अपना हिसाब लेकर आ गया था। मैंने उसे वापस करना चाहा था और कहा कि कल आकर वह इनसे या बच्चों से पैसे ले लेगा, पर वह सब एकदम से मुझ पर बरस पड़े। अब आपके सामने आ गया है तो आप जल्दी से हिसाब कर दीजिए, हम लोगों से सब झंझट का काम नहीं होता। मैं एकदम झुंझला उठी थी। जल्दी जल्दी पर्स से चश्मा निकालकर उसका हिसाब देखकर उसे पैसे दिए थे, पर लगता है शीघ्रता में चश्मा वहीं मेज पर छूट गया। अब मैं पूरी यात्रा भर क्या करूंगी। सुनते हैं स्त्रियां जहां इकट्ठी हो जाएं, वहां फिर उनके पास इतनी बातें होती हैं कि समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पर मैं अपवाद हूँ, मुझे फालतू में बातें करना पसंद नहीं। घर में भी अधिकतर बातों का उत्तर हाँ या ना में देती हूँ। सफर में तो मेरी प्रिय साथी पुस्तकें ही रहती हैं। वैसे भी पुस्तकें पढ़ना मुझे प्रिय है, पर प्रिंसिपल होने के नाते, कॉलेज के और गृहिणी होने के नाते घर के इतने उत्तरदायित्व रहते हैं कि खाली समय मिलता ही नहीं है। ये मेरी इस आदत को जानते हैं, तभी तो बेचारे इतने थोड़े समय में मेरे लिए ये पुस्तकें लाना ना भूले। पर अब ये मेरे किस काम की। मैं असहाय होकर पत्रिकाओं को देखती हूँ, आंखें गड़ाकर अक्षर पहचानने का प्रयत्न करती हूँ, पर सब व्यर्थ। मैं खींचकर उन्हें एक ओर समेट कर रख देती हूँ और बाहर के दृश्य पर अपने मन को उलझाने का प्रयत्न करती हूँ। तभी अधेड़ महिला मुझसे पूछती हैं आप भी मेरठ जा रही हैं। जी, मैं संक्षिप्त सा उत्तर देती हूँ। रिश्तेदारी में जा रही हैं। जी, आजकल लगन बहुत है, मैं एक शादी में जा रही हूँ। आप भी क्या शादी में जा रही हैं। जी, मैं फिर संक्षिप्त उत्तर देती हूँ। अकेली जा रही हैं। और मैं फिर केवल हाँ में उत्तर देती हूँ। वह बेचारी निराश होकर चुप हो जाती है। उसने तो हम दोनों के बीच बातों का सेतु बांधना चाहा था, पर मेरी हाँ के तीक्ष्ण प्रहारों से वह बंध न सका। मैंने फिर अपना ध्यान बाहर दृश्यों पर लगाना चाहा। थोड़ी देर पश्चात 18-19 वर्ष की युवती बोली आंटी, अगर आप पढ़ न रही हो तो मैं यह पत्रिकाएं देख लूं। मैंने उसे भी हाँ का संक्षिप्त उत्तर दिया। कभी कभी ये मेरी केवल हाँ ना कहने की आदत पर चिढ़ से जाते हैं। बोलते हैं
तुम्हें कोई बात करनी नहीं आती, लगता है तुम औरत ही नहीं हो। औरतें कितनी वाचाल होती हैं। मैं हंस पड़ती हूँ। हाँ, गुण बदल गए हैं। सच में इनकी बिना बात बोलने की आदत है। मैं फिर बाहर की ओर देखने लगती हूँ। तभी मेरी बगल में बैठी 4-5 वर्षीय बच्ची मेरे और नजदीक खिसक आती है। मैं उसका स्पर्श पाकर पलटती हूँ तो वह शर्माकर पीछे हटने लगती है। मैं उसे अपने पास बुलाकर पूछती हूँ, खिड़की के पास बैठना है क्या? वह सहमति में सिर हिलाती है। मैं उसे खिड़की के पास बैठाकर थोड़ा सा परे खिसक कर पुनः कंपार्टमेंट पर नजर डालती हूँ तो दृश्य बदला नजर आता है। वे चारों महिलाएं आपस में ऐसे घुल मिलकर बात कर रही थी कि जैसे वे वर्षों से एक दूसरे को जानती हों। और पत्रिकाएं पुनः मेरे पास लौट आई थी और उपेक्षित पड़ी थी। उन्हें देखकर फिर मुझे ख्याल आया कि कैसे मैंने अपने कॉलेज के स्टाफ रूम के लिए पत्रिकाएं मंगवाई थी ताकि खाली पीरियड में अध्यापिकाएं फिजूल की बातें न करके उन्हें पढ़ें। पर मेरा प्रयत्न बेकार ही गया था। वे लोग अपना खाली समय स्वेटर बुनने और बातें करने में ही बिताती थी। एक आध बार मैंने इस बारे में उन लोगों से बात भी की और एक संक्षिप्त भाषण भी दिया, पर मुझसे छिपाकर होठों में दबाई हुई उन लोगों की हंसी मैंने परिलक्षित कर ली। मैं उन लोगों से मुंह फिराकर पुनः खिड़की के बाहर देखने लगती और बच्ची के प्रश्नों का उत्तर भी देती जाती। बीच बीच में उन लोगों के वार्तालाप के अंश भी कानों में पड़ते। हाय, आपकी साड़ी कितनी अच्छी है। 300 की है। केवल 300 की? हाँ, बड़ी अच्छी सेल लगी थी, मैं 10-12 साड़ियां खरीद लाई। डेली यूज के लिए बड़ी अच्छी हैं। सोना दिन पर दिन महंगा ही होता जाएगा, इसीलिए मैंने नया सेट खरीद लिया। पर बच्चों को तो अब सोने के गहने पसंद ही नहीं आते। अभी इसी ने डायमंड की चेन, टॉप्स और अंगूठी ली है। डायमंड भी तो सस्ता हो गया है। आजकल तो कोई भी फंक्शन हो, होटल वगैरह में करना इतना सुविधाजनक लगता है। पैसा जरूर थोड़ा खर्च होता है, पर सारी झंझटों से मुक्ति। हम तो बच्चों की बर्थडे वगैरह भी बाहर मनाते हैं। अभी मकान बनवाकर पूरा किया है, हालांकि कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा था। फिर भी थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है। कभी इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, कभी नल का प्लम्बर। अब बन रहा है तो लगता है सब कुछ एक बार में ही पूरा हो जाए। अब परसों गीजर सिंटेक्स सब लगाकर काम खत्म हुआ है। 9-9:30 बजे का समय हो गया था। बच्ची को भूख लगने लगी थी। वह माँ से खाने के लिए कहने लगी थी। तय हुआ कि अब सब लोग खाना ही खा लें। सबके टिफिन खुलने लगे। मुझे निश्चल बैठा देखकर युवती बोली, आंटी आप भी खा लीजिए। मैंने कहा, नहीं, मेरा फास्ट है। बाहर काफी अंधेरा घिराया था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी बर्थ पर चादर बिछाया और लेट गई। नीचे आपस में भोजन का आदान प्रदान हो रहा था। लो भाई, मेरा भी लो, हालांकि मेरे पास तुरई की सब्जी है। तुरई की? वह तो बड़ी महंगी है। आजकल कौन सी सब्जी सस्ती है? उस पर से प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। मुझे तो रोना आ जाता है कि बच्चों को सब्जियां कैसे खिलाएं। पूरे 100 का पत्ता खत्म हो जाता है और 2 दिन भी सब्जी नहीं चलती। मैं तो भैया आजकल ज्यादातर फ्रोजन सब्जी, काबुली चना, न्यूट्री नगेट वगैरह बना लेती हूँ। पर प्याज ही इतना महंगा है, उसके बिना तो कोई सब्जी बनती ही नहीं। और बच्चों को भी हरी ताजी सब्जी मिलना जरूरी है। अरे सब्जी ही क्या, सब चीजें ही महंगी हो गई हैं। चारों तरफ आग लगी है। हमारे जमाने में पहले कितना सस्ता सामान हुआ करता था। कुछ देर में खाना खत्म हो गया, साथ में महंगाई की चर्चा भी। वहां पर ताश के पत्ते निकल आए और नहले दहले गुलाम बेगम बादशाहों में आपस में जंग होने लगी। काफी देर बाद वे सभी लोग सो गई, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं महंगाई पर ही अभी तक अटकी थी। मेरा मन न जाने कैसा है। कभी किसी समस्या पर उलझ जाता है तो फिर सारे तर्क वितर्क कर उसका कारण और निदान ढूंढने लगता है। इस समय भी यही हुआ। महंगाई वास्तव में कितनी अधिक है। 100 रुपए लेकर जाओ और बड़ी मुश्किल से 2 टाइम की सब्जी खरीद कर लाओ। दिन भर में 300 रुपए तो आराम से सब्जी, कन्वेंस और इधर उधर में खर्च हो ही जाते हैं। हम लोग छोटे थे तो अच्छे अच्छे लोगों की तनख्वाह कितना कम हुआ करती थी। पर यह कैसा उलटफेर है। तब जीवन कितना मुश्किल था, अब उतना मुश्किल तो नजर नहीं आता। और मुझे अपनी सहयात्री महिलाओं के जेवर, साड़ी, सेल, फ्रिज, गीजर, होटल आदि की बात याद आने लगती है। मैं जब छोटी थी तब इन सब चीजों की कल्पना करना भी मुश्किल था। मेरे पिता उच्चाधिकारी थे, पर सीमित संख्या में ही सब कुछ नसीब होता था। पंखा बहुत बड़ी सुविधा का साधन था। आज क्या है, हर घर में कूलर, एयर कंडीशनर हो गए हैं। यहाँ तक कि हमारी मेहरी के घर में भी पंखा है। ट्रांजिस्टर और पोर्टेबल टीवी भी है। मैंने तो ट्रांजिस्टर खरीदने पर ही अपने को कितना सौभाग्यशाली समझा था। इन सब का क्या कारण है? महंगाई तो सच में बढ़ी है। फिर चारों तरफ दुकानों और मॉल्स की वृद्धि, स्कूलों की फीस में अंधाधुंध वृद्धि, उतना ही एडमिशन की अफरा तफरी। क्या गोरख धंधा है। शायद इंसान का आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ है। शायद परिवार में कई व्यक्तियों के कमाने से महंगाई का सामना व्यक्ति कर रहा है। लेकिन पहले तो कई व्यक्तियों के कमाने पर भी आर्थिक अभाव बना रहता था। मैं शादी के पहले से ही नौकरी करती थी और ये वकालत करते थे। पर पहले आर्थिक संकट जब तब आ जाता था। अब जबकि स्वास्थ्य के कारण इनकी प्रैक्टिस पर असर पड़ा है और बच्चों की जरूरतें बढ़ने के कारण खर्चा भी बढ़ गया है,
फिर भी मैं पहले की भांति आर्थिक दबाव नहीं महसूस करती हूँ। फिर क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद महंगाई सब वस्तुओं में आनुपातिक स्तर में नहीं बढ़ी है। कुछ चीजें महंगी हुई हैं तो कुछ पहले से सस्ती। इसी कारण शायद जीवन शैली पहले से बेहतर हुई है। शायद रहन सहन का ढंग बदल गया है। मनुष्य आत्म केंद्रित हो गया है और स्वयं में महंगाई से लड़ने की उसने पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली है। क्या सच है क्या झूठ, इस ऊहापोह में मैं करवटें बदलती रही और न जाने कब आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख तो तब खुली जब वह छोटी सी बच्ची मुझे उठा रही थी। आंटी उठिए, मेरठ आ गया है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। सच में ट्रेन मेरठ स्टेशन पर आकर रुकी थी। मेरी सभी सहयात्रियां सामान बांधकर उतरने की तैयारी कर रही थी। मुझे देखकर एक मुस्कुराकर बोली, बहुत गहरी नींद में सो रही थी आप? मैं बोली, हाँ, रात में नींद देर से आई और जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर नीचे उतर आई। प्लेटफॉर्म पर ही बहन का बेटा मिल गया था जो मुझे लेने आया था। रास्ते में एक जगह जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगा था। कार का निकलना मुश्किल था। पास ही एक पार्क में कोई नेता अपना भाषण दे रहे थे, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रोता मौजूद थे। पूछो सरकार क्या कर रही है? प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। बेचारी गृहिणियां कितनी मुसीबतों का सामना कर रही हैं। चुनाव के पहले तो बड़े बड़े वायदे थे कि महंगाई हटाएंगे, पर कहाँ गए वे वायदे? तब तक कार को थोड़ा सा रास्ता मिल गया था और वह आगे बढ़ गई थी। नेता का भाषण अस्पष्ट होने लगा था, पर मेरी रात भर की समस्या का समाधान मिल गया था और मुझे पता चल गया था कि महंगाई का वास किन किन जगहों पर है। एक तो जनता की आम चर्चा में, दूसरा चुनावी वायदों में, तीसरा सरकार की आलोचना में या विपक्ष के भाषणों में। तो आप सुन रहे थे मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी, महंगाई है कहाँ। मैं नेहा पांडे मिलूंगी आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।